हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देवरू सेंटर। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे बिहार दौरा का डे 5 होमवर्क सीरीज का आज 5वां दिन है। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और अपने ग्रुप में भी इसको शेयर कर दीजिएगा। देखिए आज का पहला प्रश्न, नवंबर 2024 को COP29 संयुक्त राष्ट्र जलवायु शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? अजरबैजान के बाकू में। कहाँ? अजरबैजान। ठीक है। अगला पॉइंट है, COP28 का आयोजन कहाँ किया गया? कहाँ किया गया था? संयुक्त अरब अमीरात में, मतलब UAE में। ठीक है। अगला प्रश्न है, COP13 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ब्राज़ील। COP30 का आयोजन ब्राज़ील में किया जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के किस महाद्वीप में प्लास्टिक उत्पादन सर्वाधिक दर्ज किया गया है? कौन सी महादेश में? तो एशिया महादेश में। अगला पॉइंट है, वर्ष 2024 तक कुल प्लास्टिक उत्पादन में कितने मैट्रिक टन पहुंचने का अनुमान है? कितने? 700 मैट्रिक टन। कब तक? 2024 नहीं, 2040 तक। ठीक है। वर्ष 2040 तक 700 मैट्रिक टन प्लास्टिक उत्पादन पहुंचने का अनुमान है। अगला प्रश्न, सतत विकास लक्ष्य भारत में किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग की स्थापना कब हुआ? यह नीति आयोग 1 जनवरी 2015 को हुआ। इससे पहले इसे योजना आयोग के नाम से जानते थे। ठीक है। नीति आयोग का पदेनाध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। अगला पॉइंट है, सतत विकास लक्ष्य में कुल कितने लक्ष्य शामिल किए गए हैं? कितने? 17 लक्ष्य। अगला पॉइंट है, सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भारत का शीर्ष कौन सा राज्य है? कौन सा है? केरल। अगला पॉइंट, सीरिया और तुर्की में आए विनाशकारी भूकंप से बचाव के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा अभियान चलाया गया? ऑपरेशन दोस्त। कौन सा अभियान? ऑपरेशन दोस्त चलाया गया। अगला पॉइंट है, ऑपरेशन अमानत का संबंध किससे है? ऑपरेशन अमानत RPF से है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक है। ऑपरेशन अमानत का उद्देश्य क्या है? कि खोए हुए वस्तु को, खोए हुए सामान को लौटाना। अगला पॉइंट है, ऑपरेशन गंगा भारत सरकार द्वारा किस देश के लिए चलाया गया? ऑपरेशन गंगा यूक्रेन देश के लिए चलाया गया। जब रूस यूक्रेन युद्ध चल रहा था उस समय यूक्रेन में से भारतीय छात्रों को लाने के लिए, वापस भारत लाने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया था। तो इसका सही आंसर यूक्रेन हो जाएगा। अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र नारकोटिक ड्रग्स आयोग की 60वीं बैठक की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? 60वीं नहीं होगा, 68वीं होगा, 68। इसका अध्यक्षता कौन करेगी? भारत। अगला पॉइंट, संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? कौन है? एंटोनियो गुटेरस। अगला प्रश्न है, यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता किन दो देशों के बीच हुआ? यह समझौता भारत और जापान के बीच हुआ। यूनिकॉर्न मस्तूल समझौता भारत और जापान के बीच हुआ। अगला पॉइंट देखिए, जिमेक्स सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच होता है? जिमेक्स, J और I है ना, J फॉर जापान और I फॉर इंडिया। जिमेक्स सैन्य अभ्यास जापान और इंडिया के बीच हुआ। अगला प्रश्न है, जिमेक्स नौसेना अभ्यास 2024 कहाँ आयोजित किया जाएगा या कहाँ किया गया? कहाँ किया गया? प्रशांत महासागर में। प्रशांत महासागर जो कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। अगला प्रश्न है, रियाद शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में किया गया? रियाद शिखर सम्मेलन सऊदी अरब में। ठीक है। शिक्षा सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? शिक्षा सम्मेलन दुबई में, इसे नोट करते रहिएगा।
एशिया प्रशांत आर्थिक सहयोग में कितने देश शामिल है? कितने देश शामिल है? टोटल 21 देश। अगला प्रश्न, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है जिन्हें हाल ही में गिरफ्तार करने का वारंट अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय द्वारा जारी किया गया है? तो उनका नाम है बेंजामिन नेतन्याहू। बेंजामिन नेतन्याहू। अगला पॉइंट है, अल अक्सा मस्जिद कहाँ है? अल अक्सा मस्जिद इजराइल के जेरूसलम में है, तो इसका सही आंसर इजराइल हो जाएगा, इजराइल। अगला पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है? नीदरलैंड के द हेग में, नीदरलैंड के द हेग में। अगला प्रश्न, विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना कब हुई और इसका मुख्यालय कहाँ है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन की स्थापना 1967 ईस्वी में हुआ और जेनेवा में हुआ, स्विट्जरलैंड के जेनेवा में। अगला प्रश्न है, आसियान में शामिल कुल सदस्य देशों की संख्या कितनी है? आसियान, जिसको हम एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन कहते हैं, इसका फुल फॉर्म होता है। आसियान की स्थापना हुआ था 1967 ईस्वी में, जिसमें कुल सदस्य देश की संख्या 11 है। इसका सही आंसर 11 हो जाएगा। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा 2026 तक संविधान सभा की सीटों की कुल संख्या में परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया है? अच्छा, सबसे पहले हुआ था 42वां संविधान संशोधन 1976। इसमें कहा गया था कि विधानसभा के सीट में 2001 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। फिर इसके बाद आता है 84वां संविधान संशोधन 2001। इसमें कहा गया कि विधानसभा लोकसभा के सीट में 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो इसका सही आंसर कौन हो जाएगा? क्या पूछ रहा है? किस संविधान संशोधन? तो 84वां संविधान संशोधन 2001। ठीक। अगला प्रश्न देखिए, संघ की कार्यपालिका का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? किस भाग में? तो भाग 5 में। कार्यपालिका के अंतर्गत कौन कौन आता है? राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद, ये सभी आते हैं। हाँ, महान्यायवादी भी कार्यपालिका के अंतर्गत ही आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। अगला पॉइंट देखिए, निर्माण पोर्टल का शुभारंभ किस मंत्रालय द्वारा किया गया? निर्माण पोर्टल का शुभारंभ कोयला मंत्रालय द्वारा किया गया, कोयला मंत्रालय के द्वारा। अगला प्रश्न है, पैरा खिलाड़ी अवनी लेखरा का संबंध किस खेल से है? तो शूटिंग से है, पैरा शूटिंग। अगला प्रश्न, 16 महाजनपदों में ऐसा महाजनपद जो दक्षिण भारत के गोदावरी नदी के किनारे स्थित था, वह कौन सा महादेश है? तो सबसे पहले यहाँ बात आई महाजनपद का। तो यह 16 महाजनपद का जानकारी हमको कहाँ से मिलता है? यदि बात किया जाए बौद्ध धर्म का, तब बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय और महावास्तु से 16 महाजनपद की जानकारी मिलती है, और जैन धर्म के भगवती सूत्र से 16 महाजनपद की जानकारी मिलता है। ठीक है। और सिर्फ एक महाजनपद है जो दक्षिण भारत में है, उसका नाम है अस्मक, जिसकी राजधानी पोटल या पोटली है, जो महाराष्ट्र के क्षेत्र के आसपास था। अगला प्रश्न देखिए, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अस्मक। प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था तथा युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुआ था? इस युद्ध का तात्कालिक कारण था ऑस्ट्रिया की राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या, ऑस्ट्रिया की राजकुमार फर्डिनेंड की हत्या। ठीक है। और यह युद्ध वर्साई के संधि के तहत समाप्त हुआ था। वर्साई के संधि 1918 के तहत प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था। इस प्रथम विश्व युद्ध में भारत ब्रिटेन के तरफ से भाग लिया था और ब्रिटेन मित्र राष्ट्र का सदस्य था। अगला प्रश्न, किसी वस्तु की आरंभिक एवं अंतिम स्थिति के बीच न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? विस्थापन। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी जनन कोशिका कौन सा है? तो ओभा,
अगला प्रश्न, एलपीजी मॉडल किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल में पेश किया गया था? एलपीजी, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? एल फॉर लिबराइजेशन, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। यह मॉडल 1991 में लाया गया था। ठीक है, किसके द्वारा लाया गया था? तो उस समय वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे। ठीक है, और पूछ रहा है प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री उस समय थे पीवी नरसिम्हा राव। ठीक है, पीवी नरसिम्हा राव का कार्यकाल था 1991 से लेके 1996 तक। तो इसका सही आंसर पीवी नरसिम्हा राव हो जाएगा। अगला प्रश्न, पट्टचित्र एक प्रकार की चित्रकला है, इसका संबंध किस राज्य से है? तो उड़ीसा से, उड़ीसा। अगला पॉइंट है, मानव विकास सूचकांक के प्रकाशित करने के कितने आधार हैं? कितने हैं? 3 आधार है। कौन कौन? जीवन प्रत्याशा, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय। अगला प्रश्न, लाल सेना और चेका सेना का संबंध किस क्रांति से है? रूसी क्रांति से, रूसी क्रांति 1917 से। अगला प्रश्न, केंद्र राज्य संबंध को सुधारने तथा राज्यों की स्वायत्तता संबंधी मांगों की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? किस आयोग के द्वारा? सरकारिया आयोग के द्वारा, सरकारिया आयोग के द्वारा। सरकारिया आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1983 में। और इसमें कुल सदस्य कितना था? 3। अगला प्रश्न, निजता का अधिकार, राइट टू प्रिवेसी, संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? आर्टिकल 21 से संबंधित है निजता का अधिकार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में विभिन्न क्षेत्रों में ख्याति प्राप्त 12 व्यक्तियों का मनोनयन की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? किस देश से संविधान से लिया गया है? आयरलैंड, आयरलैंड से। और आयरलैंड से और क्या लिया गया है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, हाँ। और पहले लोकसभा में भी 2 सदस्य को एंग्लो इंडियन को मनोनीत किया जाता था। यह किस संविधान संशोधन के तहत खत्म किया गया? आप लोग कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि पिछला क्लास में इसका डिस्कशन हो चुका है। अगला प्रश्न, 2011 की जनगणना के अनुसार न्यूनतम महिला साक्षरता और न्यूनतम पुरुष साक्षरता वाले राज्य कौन सा है? न्यूनतम महिला साक्षरता वाला राज्य है राजस्थान। ठीक है, और न्यूनतम पुरुष वाला है बिहार। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया में कौन कौन भाग लेता है? महाभियोग यह किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा है। महाभियोग कब लगाया जाता है? जब यह समझा जाता है कि राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण किया है, तब संसद के सदनों के द्वारा, चाहे वह लोकसभा हो या राज्यसभा हो, कोई भी महाभियोग चला सकता है। हाँ, महाभियोग चलाने से पहले उसको राष्ट्रपति को 14 दिन पहले सूचना देना होता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेता है संसद के कोई भी सदस्य, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, इसके सभी सदस्य भाग लेते हैं। उस सभी सदस्य में मनोनीत सदस्य भी आ जाता है, मनोनीत सदस्य भी आता है। हाँ, यहाँ एक कन्फ्यूजन ये रहता है, महाभियोग में मनोनीत सदस्य भी भाग लेता है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन में मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेता है। अगला प्रश्न देखिए, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा किस समिति द्वारा दिया गया? किस समिति के द्वारा? एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा, एल.एम. सिंघवी समिति के द्वारा। ठीक है, पंचायती राज कब लाया गया था? तो 73वां संविधान संशोधन 1992 में। अगला प्रश्न देखिए, रेशम उत्पादन के लिए बिहार की प्रसिद्ध जिला कौन है, जिसे सिल्क सिटी भी कहा जाता है? कौन सा है? भागलपुर। भागलपुर को सिल्क सिटी कहा जाता है। अगला प्रश्न, विशिष्ट द्वैतवाद का मत किस महान दार्शनिक द्वारा दिया गया? विशिष्टाद्वैतवाद रामानुजाचार्य के द्वारा। अगला प्रश्न, युवा विकास कार्यक्रम किस संस्था द्वारा चलाया गया? यह संस्था कौन है? इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन।
अच्छा, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बंगलुरु में है। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुआ था? 1969 में। और वर्तमान में इसरो का अध्यक्ष कौन है? तो वी नारायण, वी नारायण। अगला प्रश्न, पलासी का युद्ध बंगाल के किस जिले में और किस नदी के तट लड़ा गया? पलासी का युद्ध बंगाल के नदिया जिला में, नदिया जिला में और भागीरथी नदी पर, भागीरथी नदी पर। ठीक है, पलासी का युद्ध कब हुआ? तो यह युद्ध 23 जून 1757 को हुआ। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के तहत युद्ध या बाह्य आक्रमण के समय अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 मूल अधिकारों का स्वतः निलंबन हो जाता है? यह कब होता है? तो ये राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान होता है, जिसकी चर्चा संविधान के 352 अनुच्छेद में है। 352 में क्या है? राष्ट्रीय आपातकाल। जब 352 लगता है तब 358 स्वतः लग जाता है, और इसी 358 के तहत अनुच्छेद 19 में वर्णित 6 के 6 मूल अधिकार का निलंबन हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 358। जर्मन सिल्वर किन धातुओं के योग से बनता है? तो कॉपर और जिंक और निकल, कॉपर, जिंक, निकल। अगला प्रश्न देखिए, क्या है? हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिस्टिक्स के निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक युद्ध 1756 में ऑस्ट्रिया तथा इंग्लैंड के बीच परसा में हुए सप्तवर्षीय युद्ध का ही विस्तार था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तृतीय कर्नाटक युद्ध। अगला प्रश्न देखिए, 1756 ईस्वी में बंगाल के नवाब अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बना? वर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब सिराजुदौला बना, सिराजुदौला। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसको बंगाल के नवाब बनाए जाने का वेंसीटाट ने 1760 ईस्वी का क्रांति की संज्ञा दिया? किसको? मीर कासिम को, मीर कासिम। मीर कासिम को जब बंगाल के नवाब बनाया तब वेंसीटाट ने 1760 ईस्वी में मीर कासिम को क्रांति की संज्ञा दिया था। अगला प्रश्न है, इस विदेशी यात्री ने महाराजा रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से की थी? किसने किया था? विक्टर जाकमा ने, विक्टर जाकमा ने महाराजा रंजीत सिंह की तुलना नेपोलियन बोनापार्ट से किया था। अगला प्रश्न है, भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति से दूतावास स्थापित किए? दूतावास किसने स्थापित किया? टीपू सुल्तान ने, टीपू सुल्तान। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1755 ईस्वी में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी? किसने किया था? हैदर अली ने, हैदर अली के द्वारा। और किसके मदद से? तो फ्रांसीसी की मदद से। हैदर अली ने फ्रांसीसियों की मदद से कहाँ पे? डिंडीगुल और मैसूर में 1755 ईस्वी में एक शस्त्रागार की स्थापना किया था। अगला प्रश्न, ब्लैक होल की घटना बंगाल के किस नवाब के शासनकाल में घटित हुआ था? तो यह घटना सिराजुदौला के समय हुआ था, सिराजुदौला के समय ब्लैक होल की घटना हुआ था। अगला प्रश्न, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ और किस संधि के तहत यह समाप्त हुआ? आंग्ल मैसूर युद्ध, टोटल कितना आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था? तो देखिए, पहला आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था जो 1767 से लेकर 1769 तक हुआ था। इसकी समाप्ति मद्रास के संधि के तहत हुआ था। दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध यह 1780 से लेकर 1784 तक हुआ था और इसकी समाप्ति हुआ था मंगलौर के संधि के तहत। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1790 से 1792 तक चला था और इसकी समाप्ति हुआ था श्रीरंगपट्टनम के संधि के तहत। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध जो 1799 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पूछ रहा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1790 से 1792 तक हुआ था, जो श्रीरंगपट्टनम की संधि के तहत समाप्त हुआ था। तो इसका सही आंसर श्रीरंगपट्टनम की संधि हो जाएगा। और इस समय वायसराय कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न, चट्टानों के विकास को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले और सबसे पुराना चट्टान कौन है? तो आर्कियन चट्टान। इसी से कि
टूटने फूटने और अपरदन के बाद धारवाड़ चट्टान बना, और धारवाड़ चट्टान से कुडप्पा चट्टान, और कुडप्पा चट्टान से विंध्य चट्टान। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर? 3, 4, 1, 2। अगला प्रश्न, भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण किस युग में हुआ? कौन सी युग में? तो क्रिटेशियस युग में। अगला प्रश्न, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहा जाता था गोंडवाना लैंड। अगला प्रश्न, पैंजिया के विखंडन के फलस्वरूप लॉरेंसिया और गोंडवाना के बीच की जल राशि को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तेथिस सागर। अगला प्रश्न, कौन सी चट्टान प्रणाली खनिज संसाधन की दृष्टि से संपन्न चट्टान है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धारवाड़ क्रम की चट्टान। इस चट्टान में खनिज संपदा भर भर के पाया जाता है, जैसे सोना चांदी भी हो सकता है। तो यह कहाँ है? जैसे कर्नाटक में, कर्नाटक के कोलार कितना सोना है। और बिहार की बात की जाए तो बिहार में धारवाड़ चट्टान कहाँ पे है? जम्मू और नवादा में। अगला प्रश्न, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? किसके द्वारा? अल्फ्रेड वेगनर के द्वारा। अगला प्रश्न, ज्वालामुखी उद्गार से निकले लावा के ठंडा होने पर किस चट्टान का निर्माण होता है? किस चट्टान का होता है? अग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। प्रश्न, भारत में सबसे पुरानी और सबसे नवीनतम चट्टान कौन सा है? सबसे पुरानी आर्कियन क्रम का चट्टान और सबसे नवीन गोंडवाना क्रम का चट्टान। ठीक है, और इस गोंडवाना क्रम के चट्टान से कोयला निकलता है। अगला प्रश्न देखिए, भारत में कोयला उत्खनन करने वाला भौमकीय शैल समूह किस नाम से जाना जाता है? तो गोंडवाना क्रम के चट्टान। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, भारत का अपने पड़ोसी देशों के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा के विस्तार का आरोही क्रम यानी कि बढ़ते क्रम क्या है? मतलब सबसे छोटा सीमा से लेके सबसे बड़ा सीमा। तो आइए देखते हैं। अफगानिस्तान, इसका सीमा 106 किलोमीटर है। उसके बाद होता है भूटान, जिसकी सीमा होता है 699 किलोमीटर। उसके बाद आता है म्यांमार, जिसकी सीमा है 1643 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल, जिसकी सीमा 1751 किलोमीटर। उसके बाद आता है पाकिस्तान की सीमा है 3323 किलोमीटर। उसके बाद चीन, जिसकी सीमा है 3488 किलोमीटर। और सबसे लास्ट में आएगा बांग्लादेश, जिसकी सीमा की लंबाई है 4096 किलोमीटर, जो सबसे बड़ी स्थलीय सीमा वाला देश है। अगला प्रश्न, भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार प्रस्तावित संघीय विधायिका के उच्च सदन का नाम क्या था? काउंसिल ऑफ स्टेट। ठीक, अगला प्रश्न, 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानसभा यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की कुल संख्या के कितने सदस्य निर्वाचित होने का प्रावधान किया गया? देखिए, केंद्रीय विधानसभा में कुल सदस्य था 145। इस 145 में 101 निर्वाचित होता था और 44 मनोनीत होता था। तो यहाँ पूछ रहा है निर्वाचित सदस्य होने की प्रावधान 101। अगला प्रश्न, अधोलिखित घटना का सही क्रम चुनिए। देखिए, अगस्त घोषणा यह कब हुआ था? तो अगस्त 1917 को। यह घोषणा किसके द्वारा किया गया था? तो लॉर्ड मेंटेग्यू के द्वारा। मैकडोनाल्ड अवार्ड यह हुआ था 16 अगस्त 1932 को। किसके द्वारा? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा। और अगस्त प्रस्ताव यह अगस्त 1940 में यह प्रस्ताव लॉर्ड लिनेथगो के द्वारा लाया गया था। और बेबल योजना 1945 में जो लॉर्ड बेबल के द्वारा लाया गया था। तब देख लीजिए पहले कौन होगा लास्ट में कौन होगा, मिला लीजिए। अगस्त घोषणा अगस्त 1917, मैकडोनाल्ड अवार्ड 16 अगस्त 1932, अगस्त प्रस्ताव अगस्त 1940 और बेबल योजना 1945। अगला प्रश्न, 1935 का भारत शासन अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा कब पारित किया गया?
कब पारित किया गया? 1 अप्रैल 1935 को। ठीक। अगला प्रश्न है, भारत के गवर्नर जनरल की परिषद में प्रथम बार एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया? एक भारतीय सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान 1909 के भारत शासन अधिनियम में, जिसे मार्लो मिंटो सुधार भी कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारत की विधायिका में शामिल है, क्या शामिल है? विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, केंद्रीय विधानसभा, ठीक है, और राज्य परिषद भी, केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद दोनों शामिल है, जिसे ही अभी हम वर्तमान में विधानसभा और लोकसभा कहते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैध शासन की स्थापना किया गया? केंद्र में द्वैध शासन 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत। अगला प्रश्न है, महिलाओं को वोट देने का अधिकार यानी कि मतदान करने की अधिकार पहली बार किस अधिनियम में दिया गया? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम में। और पहली बार महिलाओं ने मतदान कब की थी? 1926 में। अधिकार 1919 में ही मिल गया, लेकिन पहली बार वोट दी 1926 में। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम के तहत प्रेसिडेंसी कॉर्पोरेशन, आगे देखिए क्या है, विश्वविद्यालयों और जमींदारों के लिए अलग प्रतिनिधित्व का प्रावधान किया गया है? यह 1909 के भारत शासन अधिनियम में। अगला प्रश्न है, किस अधिनियम ने पहली बार केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग किया था? तो यह 1919 के भारत शासन अधिनियम में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के अंतर्गत अंग्रेजों ने भारत में पहली बार सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल प्रणाली का आरंभ किया? सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल यह हुआ था 1909 के भारत शासन अधिनियम में। अगला प्रश्न है, प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी सरकारें निम्नलिखित में से किस एक्ट के अधीन गठित हुई थी? कौन सी एक्ट के तहत? तो 1919 के एक्ट के तहत। अगला प्रश्न, 1919 के अधिनियम में द्वैध शासन धारणा को जिस व्यक्ति से परिचित कराया गया वह कौन था? वह लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। द्वैध शासन, लॉर्ड चेम्सफोर्ड। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत बिना मुकदमा और दोष सिद्धि से ही विधि न्यायालय में किसी भी व्यक्ति को कैद करने का प्राधिकार सरकार को दिया गया? मतलब बिना कोई मुकदमा के, नो वकील नो दलील, सीधे जेल कर दो। यह रॉलेट एक्ट का कानून था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रॉलेट एक्ट 1919। अगला प्रश्न, भारतीय संवैधानिक आयोग 1928 की अध्यक्षता किसने की? किसने किया था? सर जॉन साइमन, सर जॉन साइमन, ठीक है। और इन्हीं के द्वारा साइमन आयोग आया गया था। और साइमन आयोग कितने सदस्य था? 7 सदस्यीय आयोग था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा संवैधानिक निरंकुशता का सिद्धांत प्रवृत्त किया गया? तो प्रवृत्त मतलब लागू किया गया। संवैधानिक निरंकुशता यह 1935 के अधिनियम के द्वारा लागू किया गया। अगला प्रश्न, औपनिवेशिक भारत में एक संघीय अदालत की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत किया गया? कौन सी अदालत? संघीय अदालत। तो यह हुआ था 1935 के अधिनियम के तहत। और इसी अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होता है। और इसी अधिनियम के तहत सुप्रीम कोर्ट की स्थापना 1937 में होता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतीयों को वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? तो माउंटबेटन योजना, माउंटबेटन योजना, जो 3 जून 1947 को आया था। अगला प्रश्न, भारत को अधिकार क्षेत्र का दर्जा यानी कि डोमिनियन स्टेट्स की दर्जा किस तारीख को मिला? तो 15 अगस्त 1947 को। अगला प्रश्न है, यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित साइट या धरोहर कौन सी है? यूनेस्को में शामिल भारत की एकमात्र मिश्रित साइट कौन सी है? तो वह है कंचनजंगा। कंचनजंगा कहाँ पे है? सिक्किम में है, जो कि भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है।
अगला प्रश्न है, यूनेस्को में भारत की पहली धरोहर कौन सी है जिन्हें 1983 ईस्वी में शामिल किया गया? भारत की पहली धरोहर ताजमहल, आगरा का किला और अजंता का गुफा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को में शामिल भारत की कुल कितनी साइट है? कुल कितनी साइट है? कुल 43 साइट है। और सबसे ज़्यादा किसका है? इटली का। ठीक है, अच्छा 43 साइट है, जिसमें से कुछ पॉइंट है। 39वीं धरोहर कौन सी है? तो रमप्पा मंदिर। रमप्पा मंदिर जो कि शिव जी का मंदिर है, भगवान शिव के समर्पित है, जो कहाँ पे है? तेलंगाना में है। 40वीं धरोहर यह धौलावीरा है, जो कि गुजरात में है। 41वीं धरोहर यह शांति निकेतन, जो कि पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। 42वीं धरोहर जो कि कर्नाटक में है। और 43वीं धरोहर मोइदम, जो असम में है। मोइदम असम में है। लास्ट है 43वीं है मोइदम असम। 25 क्वेश्चन की डिस्कशन यहाँ पे समाप्त हो रहा है। वीडियो का रिव्यू आप लोग जरूर दीजिएगा। अगला होमवर्क आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगा। आप लोग टेलीग्राम चैनल द एडू सेंटर ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो